हेलो बच्चों, तो हम वापस आ चुके हैं। आज क्या लेकर आए हैं हम? क्लास 11th और नीट के लिए जरूरी चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे आज? क्या क्या बात करेंगे आज हम इसमें? पहले बात करेंगे हम, छोटा सा लेक्चर है, 15-20 मिनट या आधा घंटे का, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसके ऊपर 2 अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और 2 अच्छे क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। दूसरी बात करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि आगे आपकी कई सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग रिएजेंट की। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन इसके लिए होमवर्क। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसमें। हम क्या क्या कराएंगे? 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, किसके? लिमिटिंग रिएजेंट के। 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 2 क्वेश्चन घर के लिए देंगे, किसके? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के। और छोटा सा लेक्चर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, ये आपका हमारा प्यारा सा चैनल लर्नोगेट। ठीक है, चलिए। क्या नाम है हमारे चैनल का? कहीं बच्चे भूल ना जाए। भूलेंगे नहीं बच्चे, नए बच्चे। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चीज क्या? पहले बात करते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला and empirical formula of a compound may be defined in the formula may be defined in the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of the various elements present in a compound। ठीक है, क्या कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? कि कोई भी ऐसा सिंपल होल नंबर रेशियो जो उसमें किसी भी कंपाउंड में उपस्थित सभी एलिमेंट के बारे में बता दे, सभी एलिमेंट के बारे में बताते हुए उसका सिंपल होल नंबर रेशियो जो फॉर्मूला दे दे, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो पूरी तरीके से बताता है कि कितने एटम उपस्थित हैं। ठीक है, कितने एटम एक एलिमेंट के उपस्थित हैं, कितने एटम दूसरे एलिमेंट के उपस्थित हैं पूरे किसी भी कंपाउंड में। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो किस रेशियो में उपस्थित हैं। ठीक है, एक बार बताओ। दूसरा क्या आता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या कहता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द
molecular formula of a compound may be defined as the formula which give the formula which give the actual number of atoms present in any compound. क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ये बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट उपस्थित हैं, कोई भी एटम उपस्थित हैं, वो सारे कितने मिला के हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स उपस्थित हैं, जो एलिमेंट उपस्थित हैं, वो किस रेशियो में उपस्थित है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरे एक्चुअल नंबर बता रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला उसका रेशियो बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्लूकोज का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है C6H12O6। ठीक है, अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो 6 कार्बन, 6 एटम या 6 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के हैं, 12 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के हैं, या 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के हैं। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक, अब अगर इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो देखो 1 to 1, रेशियो क्या आ रहा? 1 to 1 का। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो 1 to 1 आएगा, 6 एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, यानी कि CH2O ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। और C6H12O6 ये होता है मॉलिक्यूलर। एक्चुअल नंबर जो दे रहा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और रेशियो जो दे रहा वो एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उतार लो। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और 2 होंगे। ठीक है, बता दूं? चल, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। What is the simple formula? What is the simplest formula of the compound which has the following percentage composition? The following percentage composition। क्या दिया है कंपोजिशन हमें? कार्बन दिया है हमें 80% और हाइड्रोजन दिया है हमें 20। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमको दिया है
मॉलिक्यूलर मास हमको कितना दिया है, 30 दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा, क्या दिया है हमको, सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमसे पूछा है कंपाउंड का, परसेंटेज हमको दिया है, मॉलिक्यूलर मास हमको दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है। क्या करते हैं, छोटा सा चार्ट बनाते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम रहेंगे, 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट, इसमें हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, क्या होता है, जो भी एलिमेंट है हमारे पास, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, एक इसके बिना मास लिखेंगे। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे रेशियो, जो कि सिंपल आ रहा होगा, और इसमें लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट हैं, 2 खाने बना लो इसके। कार्बन है, हाइड्रोजन है, 80% है, 20%। कार्बन का मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का होता है 1। मोल कितने निकलते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 80 दिया है, परसेंटेज मास से ही मानी जाएगी 80। मोलर मास कितना दिया है, 12 दिया है। ये कितना आएगा, लगभग आएगा 6.66। इसका मास देखो कितना दिया है, 20 दिया है। मोलर मास कितना दिया है, 1 दिया है। इसका मोल कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक। अब इसमें छोटा कौन सा है, छोटा इनमें से कौन सा है, 6.66 छोटा है। तो दोनों को, इसको और इसको, या जब आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें कई सारे एलिमेंट होंगे, उसमें सबसे छोटा देखो और जितने भी मोल्स आ रहे हैं सबको छोटे वाले से डिवाइड करना। रेशियो तभी निकलेगा 6.66 अपॉन 6.66 कितना आएगा, 1 आएगा। 20 अपॉन 6.66 कितना आएगा, लगभग 3। ये हो गया 1, ये हो गया 3। मतलब कार्बन कितना हो गए हमारे पास 1, और हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 3। फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, CH3 आया, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। ये तो आ गया हमारे पास रेशियो। और रेशियो कब निकालते हैं, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि जो रेशियो आया है वो हमारे पास कितना आया है, CH3 ये आया। हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास के लिए क्या करते हैं हम, n की वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मोलर मास मॉलिक्यूलर मास दिया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है हमको, 30 दिया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास की बात करो तो 12 प्लस 3 कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। तो कितना कर दोगे, 30/15 इज इक्वल टू 2। मतलब पूरा जो रेशियो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। ये कितना रेशियो है, CH3। इस CH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा
C2H6 या मास दिया था, कितना दिया था, 30 दिया था, परसेंटेज दिया था 80 दिया था, 20 दिया था। हमने एक लिस्ट बनाई, एलिमेंट C और H, परसेंटेज 80 20, एटॉमिक मास 12 1, नंबर ऑफ मोल्स 6.66 20। रेशियो निकालने के लिए जो जितने भी मोल्स निकलेंगे सबको सबसे छोटा से डिवाइड करना है। 6.66 से 1 निकला, 28.6.66 से 3 निकला। रेशियो कितना आया, 13 आया। मेरे को फॉर्मूला जो आया 13 आया। CH3 आया। इसका मास कितना निकला, 15 निकला। मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास के लिए n मैंने निकाला, n की वैल्यू क्या आई, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक फॉर्मूला मास 3/30/15 2 आ गया। अब पूरे की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, C2 उतार दो। हटा दूं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, एक कंपाउंड ऑन, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, धीरे धीरे बता दिया, अब फटाफट कर दो। एनालिसिस, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या क्या दिया उसने, C हमें दिया 54.54%, हाइड्रोजन हमको दिया 9.09%। अब हमको वेपर डेंसिटी दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया। वेपर डेंसिटी कितनी दी है, 88 दिया हमको, 88 दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सेम दी हुई है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे पहले, फिर n की वैल्यू निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल के। पहली बात कि जितने भी एलिमेंट हमको दिए हैं सबका जो योग या सबका जो सम आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आ रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित, ठीक। 54.54 और 9.09 कितना जाएगा, 63 और 63, 63.63 आ गया। अब ये 100 नहीं आ रहा तो इसको पहले 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 63.63 कितना आएगा, लगभग 36.3, यानी कि इसमें 36 ऑक्सीजन जो उपस्थित है वो 36.37 ऑक्सीजन की, ठीक है। 36.37% ऑक्सीजन उपस्थित है। लिस्ट बना लो, क्या क्या बनेगी, पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, मोलर मास, ठीक है। कितने नाम है, मोलर मास, मोल, रिलेटिव मास या रेशियो कुछ भी कह सकते हैं, और ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। एक बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परसेंटेज 54.54। अब फटाफट कर लोगे क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा किया।
9.09% दिया हुआ है, 36.37% दिया है। मोलर मास इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है। मोल कितने निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास निकालोगे 54.54 बटे 12, 9.09 अपॉन 1 या 36.37 अपॉन 60। लगभग कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.53, 9.09 और 2.27। रिलेटिव मास की बात करें तो क्या बताया मैंने, कितने भी एलिमेंट उपस्थित हों सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे 4.53 अपॉन 2.27 करोगे लगभग 2 आएगा। 9.09 अपॉन 2.27 करोगे लगभग 4 आएगा, और 2.27 अपॉन 2.27 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। रेशियो कितना आ गया, 2, 4, 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है C2H4O, ये आ गया है। मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास की बात करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की बात करो कितना आता है, 2 × 12, 4 × 1 और 1 × 16, ये आ गया आपका 24 + 4 + 16, 28 + 16, ये आ गया आपका 42। अब हमको क्या दिया है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू किससे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो हमारे पास आ गया 42 आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं है। दिया हुआ क्या है हमको, वेपर डेंसिटी दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बटे 2। ये फॉर्मूला है, फिक्स है, आगे कहीं ट्राई कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, वरना ये फॉर्मूला जो होता है फिक्स होता है। वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, 1/2 का रिलेशन। तो यहाँ से मोलर मास हम निकालना चाहें, मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2 यानी कि 88 इंटू 2 यानी कि 176। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो, n बराबर 176 बटे 4, कितना जाएगा, लगभग 4 चौक 16, 2 कितना जाएगा, तो कितना जाएगा, लगभग 44 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है, n कितना आ गया, 4 आ गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, ये आया C2H4O। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम सब में करेंगे तो क्या आएगा, लगभग क्या आएगा, देखो C4H16O, यही आ रहा, ठीक है। ये C4H16O निकाल लिया, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराया है, दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उस पे है, बस चेंज कहाँ था, ये वेपर डेंसिटी वाला चीज था। कभी कभी वेपर डेंसिटी दे देता है तो मॉलिक्यूलर मास में वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बटे 2। निकाल लो इसको, फिर 2 क्वेश्चन रखते हैं। हटा दो।
चलो घर के लिए जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें 5-10 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करते, लगाते। कैसे लगाते? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखा है ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यही लिखा है। Na हमको दिया है 43.4%, कार्बन हमको दिया है 11.3%, ऑक्सीजन हमको दिया है 45.3%। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और सबका हमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास इसमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमको दिया हुआ है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो जाओ। दूसरा क्या कह रहा है, आ गया। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा, क्या क्या दिया है? सी हमको दिया है 57.82, 57.82% दिया है। हाइड्रोजन हमको 3.6 यानी कि 3.6% दिया है, प्रतिशत दिया है। और 38.58% हम लोग को ऑक्सीजन दी है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमसे पूछा है, इसमें कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट आपको लिस्ट बना के एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल देना है, क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। कई सारे क्वेश्चन में जरूरी होता है। कौन आया पिक्चर में? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज डिटरमाइंड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained is determined by the amount of reactant that is completed by the amount of reactant is completely consumed that reactant is called limiting reagent। क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या समझे, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है उसका जो मास होता है, उसके जो वॉल्यूम होता है, उसका जो मोल होते हैं, वो किस पे डिटरमाइन करते हैं कि मान लीजिए ये H2 है और ये Cl2 है और इसने मिलकर बनाया है 2HCl। तो इसका जो मास डिटरमाइन होगा या इसका जो वॉल्यूम डिटरमाइन होगा या इसका जो मोल डिटरमाइन होंगे वो किस पे डिटरमाइन होंगे? वो इस पे या इस पे डिटरमाइन हो सकते हैं, फ्लोरीन पे भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन पे भी हो सकते हैं। पता कैसे लगाएंगे? इन दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए, रिएक्शन हो रही है, इन दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए वो अगले वाले के मास को डिटरमाइन करते हैं। ये अगर 2 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, जो कम वाला होगा वो खत्म हो जाएगा, मोल क्या था, जो कम वाला होगा वो खत्म हो जाएगा और वही अगले वाले को डिटरमाइन करेगा कि उसी के आधार पर मास प्रोडक्ट। कैसे? क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से देखो समझ आ जाएगा। तो बता दो बता दिया, क्वेश्चन से देखो सारे समझ में आएगा। लिमिटिंग एजेंट होता है
क्वेश्चन हमको दिया है पहला, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग दस ग्राम ऑफ लाइमस्टोन क्या होता है आपका CaCO3 होता है, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 एट St इसमें तो पता ही नहीं चला इक्वल नंबर ऑफ N2 and 3H2 react to form under HTP which is limiting reaction। पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख लेते हैं कि कैसे निकलता है, उसके बाद ये देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट का मास कैसे निकालना है। क्या दिया है, इक्वल नंबर ऑफ दिया है N2 और 3H2, N2 और H2, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों हमको बराबर दिए हैं और अमोनिया हमने बनाई है, तो हमसे पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अमोनिया बनने की जो रिएक्शन होती है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाते हैं। N2 H2 NH3 ये बनता है। अब इसको बैलेंस करके देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 3 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें तो क्या होगा, नाइट्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 6। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ जो होते हैं मोल होते हैं, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब हमारे पास है क्या, दोनों 1-1 मोल है या 3-3 मोल है, कुछ भी लगा लो। अब 1 मोल नाइट्रोजन को चाहिए हमको 3 मोल, और हमारे पास है कितना, 1 मोल है, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन बचा रह जाएगा। अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब दोनों हमको 1-1 मोल दिया है, तो हमारे पास नाइट्रोजन जो इनफ है, लेकिन हाइड्रोजन इनफ नहीं है, पूरी रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन इनफ नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा पहले ही, नाइट्रोजन बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इज एक मोल नाइट्रोजन को चाहिए 3 मोल, हमारे पास है कितना, केवल 1 मोल है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन
इज लिमिटिंग रिएक्ट। 3 मोल चाहिए था हमको रिएक्शन के लिए, 1 मोल हमको मिला, तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म पूरी होगी ही नहीं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये तो निकालना सीख लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकलता है। पहले दोनों को देख लो कि कितने रेशियो में चाहिए, फिर देखो कि कौन सा कितना है और कौन सा खत्म हो सकता है। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, फिर खत्म। 2 क्वेश्चन घर के लिए और फिर खत्म। हमको दिया है 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन आर रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो वाटर हमें क्या दिया है, 4 ग्राम हाइड्रोजन दी है और 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, और वाटर का मास हमसे पूछा है। क्या निकालना है, पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, उसके आधार पर हम प्रोडक्ट निकालें। देखो कैसे बनता है वाटर, H2 प्लस O2 H2O, यहाँ 2 लगाना जरूरी है क्योंकि उसे कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ 2 लगाना। अब देखो इसके 4 ग्राम, इसके 32 ग्राम। देखो ये 4 ग्राम है, 2H2 हो रहा है, ये O2 हो रहा है, यानी कि 16-32 हो रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑक्सीजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब हमको दिया कितना है, 8 ग्राम दिया है। हमको रिएक्शन के लिए चाहिए कितना, 32 ग्राम चाहिए। रिएक्शन के लिए बचा कितना है हमारे पास, 8 ग्राम बचा है। मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन रिएक्ट completely so it is the limiting reagent। क्योंकि हाइड्रोजन तो तब खत्म होगी जब वहां ऑक्सीजन 32 ग्राम होती, तभी तो हाइड्रोजन खत्म होती। हाइड्रोजन बची रह जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है ऑक्सीजन। अब देखो 32 ग्राम ये है और 36 ग्राम ये बन रहा, यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, या ईल्ड जो हमारी केमिस्ट्री क्लास में कहते हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ईल्ड 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमारे पास है कितना, केवल 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ईल्ड, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, 36 गुणा 8 अपॉन 32, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 ग्राम वाटर। ठीक है, आगे समझ में। पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, किससे निकाला कि कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उससे निकाला। इसमें देखो कि 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए था और हमारे पास है कितना, 8 ग्राम है, मतलब खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन तो खत्म नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन तब खत्म होती जब वो 32 ग्राम होता।
ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसके आधार पर ही इसका डिटरमाइन होगा। अब 32 ग्राम जो है ये 36 ग्राम दे रहा, 32 ग्राम 36 ग्राम दे रहा, तो 8 ग्राम कितना देगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे डिवाइड 9। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था 30-35 मिनट का। इसमें हमने क्या क्या बात कर ली, दो बातें करने के बाद एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करी, एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर ली, 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए। फिर आ गई हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट की बात आ गई। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो पहले खत्म हो जाते हैं रिएक्शन में, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही प्रोडक्ट का मास निकलता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर करा दिए, 2 क्वेश्चन हमने घर के लिए दे दिए, मान लीजिए। अब आ जाएंगे 2 क्वेश्चन आपके घर के लिए आ जाएंगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाले, और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके डीपीपी के, उसके बाद समाप्त। ये आ गया आपका, ये आपको 15 सेकंड रुकने के बाद चला जाएगा, और हुआ ठीक है। आपके ये कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन। अब डीपीपी शुरू कर लो। क्वेश्चन आएंगे, 15 सेकंड रुकेंगे, 5 सेकंड बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, लगभग 4 मिनट में आपके कंप्लीट होंगे। कमेंट भी कर देना जो आपको क्वेश्चन के आंसर जो इसमें तो वो दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, तो सही आंसर आप कमेंट भी कर देना, पता चलना चाहिए आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के
ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें 4 छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। थोड़ी सी बात कर लेंगे, फॉर्मेलिटी की बात कर लेंगे, आता नहीं है। जो रिलेशन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में होता है, जो रिलेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी में होता है, वही रिलेशन नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी में, ठीक है। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में भी एक छोटा सा अंतर होता है, केवल मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास। क्या क्या बात करेंगे? छोटी छोटी बात करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर बनाएंगे और चैप्टर को कंप्लीट। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।